नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे आप सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, ठीक है। और ये आज हमारी कौन सी क्लास है? तो आप बोलोगे सर ये हमारी क्लास आज की है वो है 12 नंबर की। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और इसके पार्ट 8 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमने प्री के हिसाब से भी पढ़ा, उसको मेंस के हिसाब से भी पढ़ा। इसके अलावा जेल, प्री, पुलिस जो भी एग्जाम हैं उन सबके हिसाब से हमने उस पार्टिकुलर टॉपिक को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। चलिए, तो आज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में इससे पहले क्या क्या हुआ वो बताइए मेरे को, आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो आप बताओगे, वेरी गुड। क्या बता रहे हो आप मेरे को? कि सर मध्य प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था। चलिए यहीं पर देख लीजिए आगे आप। तो आप बोलोगे सर मध्य उच्च प्रदेश, इसको हमने 5 भागों में बांटा था। सतपुड़ा मेकल को कितने भागों में बांटा था बताओ मेरे को आप? वेरी गुड, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और एक क्या थी? मेकल श्रेणी, ठीक है। यहां से हमने इसको भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए ना, एग्जाम तो आएंगे, याद रखिएगा। ये मत सोचो कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ूंगा, आज भी अभी से रिवाइज चालू कर दीजिए आप, है ना। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो है पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार की। बहुत छोटा सा पठार है, ज़्यादा कुछ फैक्ट ज़्यादा है नहीं, है ना। तो बहुत जल्दी इस लेक्चर को आज हम क्या बोलते हैं, इसका श्री गणेश करते हैं और बहुत ही जल्दी इसको अपन क्या करेंगे, इसका मंगल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कहां पर है इसकी लोकेशन बताइए मेरे को आप। ये रहा 21,577 वर्ग किलोमीटर। तो क्या है इसका क्षेत्रफल है, ये पूरा एरिया देखिए। ये जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले वाले मैप में भी बताया था, ये मिटाइए, वो अगेन वही हो रहा है यहाँ पे ना। तो ये कुछ मैप में यहां तक भी है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या लोचा था, आप चौथा या पांचवा इसी सीरीज का चौथा या पांचवा पार्ट देख लीजिए, मैंने विस्तार पूर्वक वहां बताया है क्या लोचा है ये, ठीक। तो ये हमारा बघेलखंड का पठार है। इधर क्या है? ये छत्तीसगढ़ है। आप बोलोगे यहां पर ये सीमा लग रही है छत्तीसगढ़ की, यहां से ये, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ा सा 2 क्वेश्चन पूछूंगा आज, छोटे छोटे। ये कौन सा जिला है यहां पर, ये बताइए। वेरी गुड, सिंगरौली। और ये कौन सा है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपने क्या बताया इसको? वेरी गुड, बालाघाट है ना। ये सिंगरौली है, ये बालाघाट है। तो बघेलखंड का जो पठार है उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 21,577, और जो कि पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 7, है ना, 7%। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये क्षेत्रफल 26,000 भी मिलेगा, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का 4.89 ऐसे कुछ होता है। लेकिन हम ले देके उसको कितना लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 8.5 लिखते हैं उसको। तो इसके अलावा भी आप देखिए यहाँ पर इसका, अगर आप देखियो, आप एक चीज़ बताइए मेरे को, अच्छे से देखना इस चीज़ को। आपके सामने अगर मैं कोई सा भी पठार बना के रख दूं ऐसे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन तो आप बता सकते हो ना, इतने सक्षम तो आप हो चुके हो कि सर जैसे मालवा का पठार के बारे में बोलूंगा तो आप लिख दोगे हाँ सर ये इधर है। मतलब कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन में तो आप लिख ही सकते हो। तो क्या आप उसी वे में इस बघेलखंड के पठार को भी वर्णन कर सकते हो क्या आप? वेरी गुड, कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं देखा बताओ। इधर क्या है, हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। देखो छत्तीसगढ़ नहीं बोलना है, जब ज्योग्राफिकल लोकेशन का वर्णन करता है तो हमको उसको मैदानी भाग है, पठारी भाग है, ठीक है, वो सारी चीज बतानी पड़ती है हमको। इधर क्या है, ये हमारा, हम बता देंगे इसको सतपुड़ा मेकल श्रेणी पूरी की पूरी। इधर मतलब ये पश्चिम साइड है ना। ये क्या है? नर्मदा सोन घाटी है। इधर थोड़ा सा हल्का सा आप रिवापन्ना का पठार भी बता सकते हो। इसके ऊपर में आप बोल सकते हो बुंदेलखंड का पठार भी स्थित है उत्तर की ओर। और इधर पूर्व की ओर तो क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है। तो इस प्रकार से आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। इनमें से किसी भी पठार की या किसी भी भाग की आप लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो या नहीं? वेरी गुड। चलिए, तो अगर बात की जाए इस पार्टिकुलर भाग की, यानी कि बघेलखंड के पठार की, ठीक है, तो इसके पूर्वी भाग में कौन सी? सोन नदी। याद रखना, पूर्वी भाग में कौन सी? सोन नदी। और दक्षिण में कौन सी भैया? सोन घाटी। बस इन्हीं क्षेत्रों के मध्य में सोन नदी और सोन नदी का जो घाटी क्षेत्र है उसी पूरी एरिया में ये अपना बघेलखंड का पठार आपको मुख्यतः देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ के अक्षांशीय विस्तार की बात करूं इस पार्टिकुलर भाग की, तो ये है 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 45 मिनट तक। किसी किसी बुक में ये यहाँ पर 35 भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं पर 15 भी लिखा है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, है ना।
हो सकता है डेटा इधर उधर रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले वीडियो से बताया मैं कहाँ से डेटा उठाता हूँ, हिंदी ग्रंथ एकेडमी से। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक है उससे डेटा लेते हैं हम लोग। और इसका अगर मैं देशांतरी विस्तार की बात करूं तो ये 80 डिग्री 45 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक है। यहाँ पर भी कहीं कहीं आपको 40 डिग्री देखने को मिला किसी किसी बुक में। ठीक है, तो ये 82 डिग्री 48 मिनट से कुछ याद आ रहा है आपको? कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? वेरी गुड, सिंगरौली। आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश का अंतिम बिंदु क्या है? 82 डिग्री 48 मिनट कहाँ पर है? सिंगरौली। ठीक है, वेरी गुड। क्षेत्रफल तो हम डिस्कस कर चुके थे, कहीं कहीं पर 26,000 भी देखने को मिलता है। पूरा मध्य प्रदेश का 7% है, किसी बुक में 8.5 भी है। आपको कौन सा याद रखना? 21,577 और ये 7, ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, जिले की बात करूं अगर मैं, कौन कौन से जिले आते हैं, तो रीवा का थोड़ा सा भाग इसमें आता है। ठीक है, सीधी आता है इसमें, सतना आता है, सिंगरौली आता है, अनूपपुर आता है, शहडोल, बालाघाट और छत्तीसगढ़ का भाग भी इसमें शामिल है। किसमें? बघेलखंड के पठार में। चलिए जिले देखिए आप यहाँ पर एक बार और, ये रहा आपका सिंगरौली, ऐसे ऐसे कुछ है यहाँ पर, शहडोल है, मतलब किसी बुक में ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल तरीके से ऐसा आता है। एक मिनट, ये ऐसे कुछ बुक वाले इसको ऐसे भी बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भाग है ये वाला, ये है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो जिले तो इससे इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बस आपको एक मोटी मोटी पिक्चर माइंड में होनी चाहिए कि ये पार्टिकुलर हिस्सा किस भाग में है। और मेनली कुछ जिले तो आपको याद होने चाहिए फिर भी यार, जैसे कि शहडोल याद कर लो आप, अनूपपुर। देखो जब भी बघेलखंड का पठार आएगा तो आपको माइंड में क्या आएगा? कहीं ना कहीं अमरकंटक, अमरकंटक याद आएगा। अमरकंटक याद आएगा तो आपको नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, तो पूरी की पूरी वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। आप पढ़ो या मत पढ़ो, माइंड में ये सब चीज़ें चलते रहना चाहिए। ऐसा कोई सा भी पठार आप उठा लीजिए, उसका मेनली कुछ कुछ जिले याद रख लो, अगर पूरे याद नहीं रख पा रहे हो तो। बाकी प्रैक्टिस से तो आप पूरे याद रख लोगे। ठीक है, अगर भौगोलिक इसमें जो चट्टानें पाई जाती है, भौगोलिक स्थिति में बात करूं मैं, तो चट्टानें जो पाई जाती है ये आद महाकल्प और जुरेसिक काल। अब आप बोलोगे सर ये जुरेसिक क्या है, ये आद महाकल क्या है? तो जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो आपको एक पूरा का पूरा क्रम याद करना पड़ता है कि किस प्रकार से इस पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो उसमें पूरा क्रम पढ़ना पड़ता है हमें कि सबसे पहले कैम्ब्रियन कौन सा युग आया, कैम्ब्रियन युग आया, फिर कौन सा आद महाकाल, नूतन काल, ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होगी, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल तरीके से हुआ था। जिस प्रकार आपने, अगर बायोलॉजी आपके पास होगी तो आपने मानव की उत्पत्ति कैसे हुई आपको पता होगा। पहले आप बंदर थे, इवन मैं भी बंदर था। ठीक है, बाकी कुछ लोग आज भी बंदर हैं, भले वो इंसान है लेकिन हरकत उनकी बंदर जैसी है। ठीक है, सो इट्स जोक्स अपार्ट। तो हुआ क्या है कि ये क्रम होता है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का भी एक क्रम होता है, किस प्रकार से चट्टानें बनती है, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक, तो उसी निर्माण में जुरासिक काल, मतलब आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी ना, अगर आपने देखी हॉलीवुड की मूवी जुरासिक पार्क, तो आप समझ सकते हो जुरासिक एरा में या जुरासिक काल में किस प्रकार का वातावरण था पृथ्वी के ऊपर, किस प्रकार के जानवर पाए जाते थे। एक्चुअली टोटली ये इस प्रकार से इस टाइम पर मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ये जानवर वाली कहानी बता रहा हूँ पूरी आपको। ठीक, इसके अलावा गोंडवाना सेल हमने देखा था, हम बार बार आपको ये बोलता हूँ मैं, ये रट लो, क्या है ये, एडी केवी जीडी। तो इसमें गोंडवाना कहाँ पर है? ये यहाँ पर। तो इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और गोंडवाना जो एरा था या गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना जो एरा आया था कैम्ब्रियन टाइम पे, तो वहाँ पर क्या हुआ, कार्बन हो चुका था, मतलब कार्बन की क्या हो गई थी, वहाँ पर उत्पत्ति हो गई थी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको कार्बन के अंश मिलते हैं, यानी कि इस एरिया में अगर मैं बात करूँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेगी, तो आपके माइंड में पूरे के पूरे माइंड में एक ही बात याद आनी चाहिए, क्या? बघेलखंड का पठार या मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। अब वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में देखो, यहां पर देखिए आप, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ भी हो सकता है। इस वाले एरिया में भी, यहां पर भी मैंने बताया था आपको कुछ कुछ गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, इस पूरे पार्ट में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेगी। ठीक, यहाँ की चट्टानों की खासियत बात ये रहती है कि आपको यहाँ पर कोयला मिल जाएगा। सिंपल सी बात समझो, कोयला कहाँ मिलेगा मध्य प्रदेश में अधिकतर, तो आप बोलोगे पूर्वी भाग में। ठीक है, चलिए, और आपको पता ऊर्जा राजधानी बोलते हैं हम किसको? सिंगरौली को। चलिए उस चर्चा करेंगे थोड़ी देर से। इस क्षेत्र में गर्मियों में औसत तापमान 35 डिग्री रहता है, और सर्दियों का जो औसत तापमान है वो 10 से 15 डिग्री के मध्य में रहता है। वर्षा अच्छी खासी होती है, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और आपको मैंने बहुत पहले रीजन बता चुका हूँ क्यों होती है इस एरिया में वर्षा। ठीक है, याद करो पहला लेक्चर, किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून आता था वो इस विंध्याचल श्रेणी से टकराता है, और यहाँ पर वो जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं,
अपने अंदर जो भी आर्द्रता होती है उसको ड्रॉप कर देते हैं, और आर्द्रता को ड्रॉप करना मतलब वही बारिश कहलाती है। अपने अंदर पानी होता है हवाओं के अंदर, वो ड्रॉप कर देती है पहाड़ों से टकरा कर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बार बार रिपीट होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। मिट्टी की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर काली मिट्टी मिलेगी आपको, लाल मिलेगी एवं पीली मिट्टी मिलेगी। इसके साथ आपको पथरीली मिट्टी भी मिलेगी। पथरीली मिट्टी मेनली पहाड़ी वाले इलाके जो होते हैं ना, उन वाले इलाकों में आपको पथरीली मिट्टी मिलेगी। और इस क्षेत्र में वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इससे पहले हमने सतपुड़ा वाला भाग भी देखा था, सतपुड़ा में डिस्कस किया था कि वहां भी 50% से ज्यादा भूमि पर क्या है, वन है। तो सेम वे में बघेलखंड के पठार में भी 50% से ज्यादा भूमि पर वन है। मतलब कुल मिला के वन आच्छादित प्रदेश है ये पूरे के पूरे। ठीक है, और मध्य प्रदेश को बोलते नाम कि वन ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसका कहने का मेन रीजन ये दोनों भाग हैं, सतपुड़ा और बघेलखंड। ठीक है, अगर नदी की बात की जाए यहां पर, तो ये तीन को नाम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। ये तीनों का जो उद्गम स्थल है वो आसपास ही है। ठीक है, इन तीनों का उद्गम स्थल आसपास है। कहां पर? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, एक ही जगह से, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वहां से वन मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे से ही इनका उद्गम स्थल होता है, लेकिन दिशाएं तीनों की अलग अलग होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनास, रिहन और गोपद आदि नदियां भी पाई जाती है। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे एक एक, तो वहां से आप देखना, आपको कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट से एवरेज बता रहा हूं 10 नदियां निकलेगी। एवरेज मतलब आपने कोई सी भी बुक पढ़ी होगी ना, तो आपको अधिकतर आपने कितनी नदियां देखी होगी? लास्ट 30 नदियां, मध्य प्रदेश की 30 नदियां आपने अभी तक देखी होगी। लेकिन जब आप मेरे से लास्ट तक पढ़ोगे, आपको कम से कम मध्य प्रदेश की 150 से 200 नदियां, ठीक है, हर एक जिले में कुछ नदियां मिलेगी, कहीं कहीं तो आपको 10 से 15 नदियां मिलेगी एक एक जिले में। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे, बात की बात है। अभी तो इस लेक्चर पे फोकस करो आप। तो प्रमुख नदियां में जैसा मैंने ये पॉइंट आपको बता ही दिया, अमरकंटक की पहाड़ी होती है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, और एक तीसरी नदी है जोहिला, ये भी यहाँ से निकलती है। यहाँ की अगर प्रमुख फसल की और खनिज की बात करूँ तो प्रमुख फसल चावल है, याद रख लो आप, पहले बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग मतलब चावल। और चावल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सबसे नीचे एक ऐसा जिला जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है, उसमें बहुत ज्यादा चावल होता है उस जिले में। अब उस जिले का नाम मेरे को नहीं मालूम है, आपको पता है क्या? वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ज्वार, अलसी, तिल अन्य प्रमुख फसल है। वैसे आपको बता दूं मैं, वो जिला बालाघाट है, नहीं तो आप बोलोगे सर को नहीं मालूम था उस लेक्चर में। ठीक है ना, मैं बोल दिया छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा लग रही है उसकी। चावल सबसे ज़्यादा उसमें होता है। वहाँ पर काली मूंछ, या कुछ लोग काली पूंछ भी बोलते हैं उसको, काली मूंछ का चावल जो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, वो मिलता है आपको बालाघाट में। इसके अलावा यहाँ पर रेशम तथा कोशा का उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है ये स्थान, पता ही होगा आपको ये दोनों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर खनिजों में कोयला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोयला इतना पाया जाता है कि आप सिंगरौली में जाओगे तो इस कोयला के कारण ही सिंगरौली को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। अब आप बोलोगे ये ऊर्जा राजधानी पहली बार सुना हमने। देखो कुछ राजधानियां आप बताओ मेरे को, मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो आप बोलोगे सर भोपाल। पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? भोपाल। व्यावसायिक राजधानी क्या है? तो आप बोलोगे इंदौर। ठीक है, धार्मिक राजधानी कौन सी है? तो आप बोलोगे कौन सी बोलोगे, बताओ। वेरी गुड, धार्मिक राजधानी हमारी कौन सी है? अरे ये तो याद होना चाहिए यार आपको, बच्चे को। संस्कार राजधानी कौन सी है हमारी? ये हो सकता है आपने पहली बार सुना होगा, तो आप बोलोगे सर ये JBL मतलब जबलपुर है। इसके अलावा ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो आप इसको बोलोगे, अभी बताया मैंने जस्ट, सिंगरौली। इसके अलावा एक चीज और बताइए मेरे को, आपको संगीत राजधानी कौन सी है? ठीक है, संगीत राजधानी, संगीत की राजधानी, तो इसको आप या तो मेहर बता दो डायरेक्ट, ठीक है, या पूरा का पूरा अगर जिला भी आ जाए सतना तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेहर एक पार्टिकुलर जगह है, अलाउद्दीन खान साहब की जन्म कर्मभूमि, और है ना, और यहाँ पर ही आपको संगीत, इसको राजधानी भी बोलते हैं हम, और लोग चाहो तो आप पूरा जिला भी इसमें शामिल कर लीजिए। मेहर एक पार्टिकुलर भाग है या तहसील है, किसकी बताइए? किसकी? सतना की, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको फैक्ट हैं, जैसे कि 6 राजधानियां हमारे पास, ये आपको याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए अपने को, है ना। चलिए इसके अलावा बात करते हैं हम उद्योग धंधे की। तो अमरकंटक में क्या है? ताप बिजली घर, यानी कि क्या है? थर्मल। ताप मतलब थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पर मिलेगा आपको? ये आपको अमरकंटक में मिलेगा। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट तो आपको सिंगरौली में भी मिल जाएगा, छोटे मोटे। तो ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो,
पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का लिए अगर आप लगाना चाहो तो आप आपके एरिया में लगा सकते हो क्या? आप बोलोगे सर हमारे घर के आसपास के जिलों में कभी हमने थर्मल पावर प्लांट देखे ही नहीं, क्या होते हैं? हमने पिक्चर में सुना है कि मैं पावर प्लांट लगाऊंगा, पैसे कमाऊंगा उससे। हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश होती है एक पावर प्लांट लगाने की, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट आप हर कहीं नहीं लगा सकते हो। आप कहाँ लगा पाओगे उनको? आपको देखिए, थर्मल मतलब ताप, और ताप के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले कोयला, ठीक है। तो कोयला की जरूरत होती है, प्लस पानी, कोयला और पानी चाहिए आपको। तो इस वाले एरिया में आपको कोयला मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया प्रमुख खनिज ही कोयला है इस वाले एरिया का। तो कोयला की बहुत बड़ी खदानें मिलती हैं यहाँ पर हमको। बेड़न चले जाइए, बेड़न में तो बहुत आप मतलब जैसा कि आपके एरिया में अगर आप जमीन में खुदाई करते हो तो पत्थर निकलता है ना, 15-20 फीट पे पत्थर निकल आता है जब भी आप बोर वगैरह करवाते हो। लेकिन इस एरिया में जाओगे आपको तो हर कहीं पर आपको कोयला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब खासियत एक प्रमुख बात है, और हम डिस्कस करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो वहाँ पे आपको क्रम बताऊंगा मैं चट्टानों का, पूरी चट्टान विस्तार पूर्वक समझेंगे हम। और फिर हम समझेंगे कि आखिर कुछ पार्टिकुलर हिस्से में ही क्यों खनिज पाए जाते हैं, पूरे भारत में खनिज क्यों नहीं पाए जाते हैं, कोयला हर कहीं क्यों नहीं मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी हर कहीं क्यों नहीं मिलते हमको, कुछ कुछ जगहों पर मिलते हैं बस। हम इतना कुछ डिस्कस नहीं करेंगे आज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था आज हमारा, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने थोड़ा सा आपको आज, ठीक। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और वीडियो को बार बार देख के आप क्या करो, अपने नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, और हर एक फैक्ट को आप रट लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, कुछ भी करो मतलब, पर आपके माइंड में वो फैक्ट होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।